जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 एटम्स। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से अगर हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इजी है, क्योंकि इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में मोस्टली हम क्लास 9 की केमिस्ट्री या क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो काफ़ी इजी चैप्टर है, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो बड़ी आसानी से हम लोगों को समझ में आएगा। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एटम क्या होता है। एटम के बारे में देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन बी फाउंड फ्रीली इन नेचर। इस नेचर में अगर हम बात करें तो जो मैटर है, मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो फ्रीली मिल सकती है, दैट इज एटम। एटम वर्ड की अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एटम वर्ड इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले डाल्टन ने, एंड अकॉर्डिंग टू द डाल्टन जो डेफिनेशन थी एटम की वो यही थी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that can be found freely in nature and cannot be divided further by any chemical process। एटम मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू डिवाइड नहीं कर सकते और जो इस नेचर में फ्रीली पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एटम। इस चैप्टर में हम इसी एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत से फैक्ट, बहुत से पॉइंट्स जो हमको एटम के बारे में मालूम होंगे, बहुत से ऐसे पॉइंट्स भी हम पढ़ेंगे जिनके बारे में हम पहली बार सुनेंगे। देखिए क्या दिया है एटम। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट फाउंड फ्रीली इन नेचर इज कॉल्ड एटम एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर बाय एनी केमिकल प्रोसेस। बड़ा इजी है, बट यहां से हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। एटम क्या है ये तो बात ठीक है, बट एटम का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये मैटर है, ये कैसे बना, क्या ये एक परफेक्ट पार्टिकल है या एक परफेक्ट बॉडी है। परफेक्ट बॉडी का मतलब क्या है, एटम से भी छोटा कुछ होता है या एटम किन्हीं अदर पार्टिकल से मिलके बना है। तो एटम की अगर बात की जाए तो एटम एक परफेक्ट बॉडी नहीं है। एटम इज नॉट ए परफेक्ट बॉडी बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दोज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये परफेक्ट बॉडी नहीं है, ये भी कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो कैसे बना है, क्या स्ट्रक्चर है एटम का, इस चैप्टर में मेनली हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम एटम की बात करें तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम इसके बारे में जानते हैं, तो समझिए सबसे पहला एटम के स्ट्रक्चर्स की बात की जाए या एटम के फॉर्मेशन की बात की जाए तो एटम के फॉर्मेशन से रिलेटेड सबसे पहला मॉडल या सबसे पहली थ्योरी जो रिप्रेजेंट की वो की जे थॉमसन ने। जे थॉमसन के बारे में आप जानते हैं कि जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो तीन मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जे थॉमसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उन्होंने एटम से रिलेटेड एक मॉडल, एक थ्योरी रिप्रेजेंट की। दैट थ्योरी और दैट मॉडल इज कॉल्ड थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए अगर हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की बात करें तो थॉमसन का एक बेसिक एटॉमिक मॉडल था। इस मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो हम इसको बड़ा फास्टली डिफाइन करते हैं। क्या मॉडल था थॉमसन का? मानना यह था कि जो एटम है, एटम इज स्फेरिकल एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड इट। एटम स्फेरिकल होता है और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है, पूरे में यूनिफॉर्मली फैला हुआ होगा। एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें बीच बीच में फंसे होंगे, लाइक द सीड्स इन वाटरमेलन। इनका मानना ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पूरे में फैला हुआ होगा और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके बीच बीच में कहीं कहीं फंसे होंगे, जैसे तरबूज के अंदर बीज फंसे होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के बेस पर इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल नाम से भी जानते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा एटम का वो पूरे में यूनिफॉर्मली फैला हुआ होगा। एटम स्फेरिकल होता है क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी के लिए क्या होना चाहिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए इसमें। तो इनका मानना यह था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे में फैला होता है और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बीच बीच में फंसे हुए होते हैं। और इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट इनका ये मॉडल फेल हो गया। इनके मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्यों फेल हो गया उसकी भी हम बात करेंगे। कई रीजन है इनके फेलियर के, बट पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं क्या है।
आई थिंक समझ में आ ही गया होगा कि एटम में अगर हम बात करते हैं तो एटम इज अ स्फेरिकल कैविटी इन विच पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक द सीड्स इन वाटरमेलन। तो ये पूरी थ्योरी दी गई है थॉमसन एटॉमिक मॉडल की इन 1898। जे थॉमसन proposed that the atom is a sphere of positively charged matter. According to Thomson, an atom is a positively charged sphere in which the entire mass and positive charge of atom is uniformly distributed. The arrangement of electrons is similar to that of the seeds in watermelon. इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है इनमें ठीक उसी तरीके से होता है जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं और द प्लम्स इन द पडिंग। दैट्स व्हाई थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इज नोन एज प्लम पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। अगर हम इस मॉडल का डायग्राम देखें तो इस मॉडल का डायग्राम कुछ इस टाइप से था जैसा भी हमने बात की कि पॉजिटिव चार्ज तो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी तरीके से बीच में फंसे होंगे जैसे तरबूज के अंदर बीज फंसे होते हैं। बट दिस मॉडल इज फेल्ड। ये मॉडल फेल हुआ। क्यों फेल हुआ, क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या लिमिटेशंस थी? तो सिंपली समझ लीजिए, अगर इस टाइप से हम बात कर लें कि ये आपका एटम है और इसमें बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए हैं और पूरे में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड इट। तो पहला ड्रॉबैक तो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ एक ही स्पेस में अनडिवाइडेड रह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था। दूसरा ये कि जब इस मॉडल को स्टडी किया गया बाद में और जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये मॉडल उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, उसका एक रीजन है क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब वो इस एटम पर स्ट्राइक करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो अल्फा पार्टिकल सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर जाने चाहिए थे, वापस लौट जाने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी कैन से इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक क्या था कि जब इस मॉडल की बात की गई तो इस मॉडल से जब एटम के स्पेक्ट्रम को देखा गया तो ये एटम के स्पेक्ट्रम यानी कि जो एटम से एनर्जी रिलीज होती है, जो हमको वेवलेंथ्स मिलती हैं, ये उन वेवलेंथ्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दीज आर टू मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। नंबर वन क्या थे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं डिस्क्राइब कर पाया। नंबर टू, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को भी ये डिफाइन नहीं कर रहा था क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ कंसीडर किए गए। अगर पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ होंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इस एटम की स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। और तीसरा ये था इसका ड्रॉबैक कि इससे जब एटम के स्पेक्ट्रम की बात की गई तो ये एटम के स्पेक्ट्रम को भी डिफाइन नहीं कर पाया। क्लियर, वन बाय वन समझ लेते हैं फिर से क्या है। दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर स्टेशनरी एंड विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स ईच अदर। क्योंकि दोनों को स्टेशनरी माना गया और स्टेशनरी होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद ये एक दूसरे से मिलके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेकंड ड्रॉबैक इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन लेटर आर पास्ड क्लोज टू द एटम। जब एटम से अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया गया बाद में तो ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया इसके बारे में हम डिटेल में तब बात करेंगे, आगे आएगा टॉपिक जब हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। थर्ड ड्रॉबैक इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। ये हाइड्रोजन या जो अदर एटम्स थे उनमें स्पेक्ट्रल लाइन, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है उसके स्पेक्ट्रम में, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दीज आर थ्री मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एटॉमिक मॉडल। अब देखिए बेटा, अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद जो आपका आता है दैट इज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले हम ये समझते हैं कि ये जो मॉडल फेल हुआ जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से, वो एक्सपेरिमेंट क्या था। क्लियर, फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि जब ये मॉडल फेल हो गया तो नया मॉडल क्या आया, उस नए मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, क्या क्या कंडीशंस थी। तो पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था समझते हैं।
1906 में रदरफोर्ड ने की अगर बात की जाए, जब रदरफोर्ड ने एटम को स्टडी किया और उन्होंने एटम पर क्या किया, रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन ए शार्प बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉल अपॉन द फोटोग्राफिक प्लेट इन वैक्यूम ए शार्प इमेज इज ऑब्टेन्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि अगर अल्फा पार्टिकल्स को फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला जाता है तो एक शार्प इमेज बनती है। उनके इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एक कंडीशन ये भी अप्लाई की गई, इफ हाउएवर ए थिन फॉयल ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ बीम द इमेज बिकम्स डिफ्यूज, दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द एटम्स ऑफ द फॉयल। यानी कि जब डायरेक्टली अल्फा पार्टिकल्स उस प्लेट पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर डाले जा रहे थे तो कंडीशन कुछ और थी, बट बाद में जब उनके बीच में कोई मेटलिक प्लेट रख दी गई, बाद में फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज को ऑब्जर्व किया गया तो इमेज का जो सीक्वेंस था, इमेज का जो फॉर्मेशन था वो बिल्कुल चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? यहां से हमको एक लॉजिक ये मिलता है कि मान लीजिए ये फोटोग्राफिक प्लेट थी, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जब जा रहे थे, ये डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहे थे तो हमको कुछ और दिखाई दे रहा था। हमने बीच में मेटल प्लेट रख दी, जब ये मेटल प्लेट से निकले होंगे तो ये हल्के से डिफ्लेक्ट कर गए होंगे और इनके डिफ्लेक्ट होने के कारण हमको जो मिला फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट वो कुछ अलग दिखाई दिया, कुछ अलग दिखाई दिया। तो यहां से इतना तो क्लियर था कि जब अल्फा पार्टिकल्स किसी मेटलिक प्लेट से पास कराए जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं। डिफ्लेक्ट होने का जो सीक्वेंस था उसको प्रॉपरली फाइंड किया गया, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इनके इसी एक्सपेरिमेंट या इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे दो साइंटिस्ट थे, गीजर और मार्सडन। गीजर और मार्सडन ने हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड की थिन फॉइल पर स्ट्राइक कराया। गोल्ड की थिन फॉइल पर स्ट्राइक कराया तो गोल्ड की थिन फॉइल पर स्ट्राइक कराने के बाद जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर इसके ऑब्जर्वेशंस लिए तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इसके ऑब्जर्वेशंस कुछ अलग टाइप के थे और उन ऑब्जर्वेशन से हमको क्या सीक्वेंस मिल रहा था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। इन 1909 गीजर एंड मार्सडन वाज अलाउड ए बीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बाय पोलोनियम to fall on a very thin gold foil. The whole arrangement was kept in vacuum so that there were no collision of alpha particles with air molecules. यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया उसको वैक्यूम में रखा गया ताकि एयर पार्टिकल्स से अल्फा का कॉलिजन ना हो, अल्फा पार्टिकल्स डिस्टर्ब ना हो। क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट में देखिए, जब गीजर और मार्सडन ने गोल्ड की थिन फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की और फोटोग्राफिक प्लेट पर उसके ऑब्जर्वेशंस लिए, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो ऑब्जर्वेशंस आए उसके अकॉर्डिंग तीन कंक्लूजन्स थे। क्या कंक्लूजन्स थे? नंबर 1 अगर हम बात करें, उनका मानना यह था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विल पास स्ट्रेट ऑन देयर वे। नंबर 1, अल्फा पार्टिकल्स जब फोटोग्राफिक प्लेट पर देखा गया तो उसमें हमको ये मालूम पड़ता है कि जितने अल्फा पार्टिकल्स फेंके जा रहे थे गोल्ड फॉइल पर वो ज्यादातर क्या थे, सीधे निकल जाते हैं। क्लियर? सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड और वी कैन से सम अल्फा पार्टिकल्स आर बेंडेड एट सम एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, फैल जाते हैं, कुछ एंगल पर मुड़ जाते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन इनका क्या था कि जब अल्फा पार्टिकल्स का ऑब्जर्वेशन लिया गया फोटोग्राफिक प्लेट पर तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स, दैट मींस अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन 8000 इज विल रिफ्लेक्ट बैक एट 180 डिग्री सॉरी। तीन ऑब्जर्वेशंस मिले। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ में सीधे जा रहे थे, most of the alpha particles will pass straight on their way. Some alpha particles are bent at some angles and very less, about 1 in 8000 will return back at 180 degree. इन तीन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर रदरफोर्ड ने तीन कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या थे उनके बारे में हम 1 by 1 बात करते हैं। तो क्या था, इन 1911 रदरफोर्ड explained the successfully the large angle scattering by proposing a structure of the atom in following ways. क्या एक्सप्लेन किया? अब देखिए ये अल्फा पार्टिकल्स का डायग्राम है,
किस टाइप से दिखाए जा रहे हैं? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ये देख लीजिए अल्फा पार्टिकल्स से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विल पास स्ट्रेट ऑन द एयर में। देखिए ये भी लगभग सीधा निकल रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विल पास स्ट्रेट ऑन द एयर में। सम अल्फा पार्टिकल्स आर बेंडेड, ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है? देखिए ये बेंड हो रहा है। ये एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो गया और वापस लौट आया। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विल पास स्ट्रेट ऑन देयर वे, सम अल्फा पार्टिकल्स आर बेंडेड एट सम एंगल एंड वेरी लेस विल रिटर्न बैक। क्या एक्सप्लेनेशन है रदरफोर्ड का इसके बेस पर? तो नंबर 1, most of the alpha particles passed almost straight way through the gold foil without being affected. From this, Rutherford concluded that atom is mostly hollow inside. ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स के सीधे निकलने का मतलब क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और अगर किसी स्ट्रक्चर से या किसी सिस्टम से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आपका स्ट्रेट निकल जाता है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, किसी भी डिफ्लेक्शन के बिना अगर सीधा निकल जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस मीडियम में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है। दूसरा चार्ज प्रेजेंट अगर होता, अगर पॉजिटिव होता तो ये डिफ्लेक्ट हो जाते और अगर ये निगेटिव होता तो भी ये डिफ्लेक्ट हो जाते, पॉजिटिव में रिपल्सन के कारण, निगेटिव में अट्रैक्शन के कारण। तो सिंपली अगर ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं तो ज़्यादातर स्पेस एटम का कैसा होगा? खाली होगा, हॉलो होगा। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड। सेकंड कंक्लूजन क्या है? सेकंड की बात करते हैं। सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स एंड देयर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाज डेफिनेट। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? हल्के से डिफ्लेक्ट हो रहे थे और उनके डिफ्लेक्ट होने पर जो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन हो रहा था वो स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन कैसा था? डेफिनेट था। ऐसा नहीं था कि किसी भी एंगल पर हो जाए। उनके पीछे एक प्रॉपर रीजन, एक प्रॉपर सीक्वेंस रहा होगा। फ्रॉम दिस रदरफोर्ड कंक्लूड दैट एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर देखिए डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज केवल पॉजिटिव से ही रिपेल होता है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड से पास होने पर रिपेल हुए हैं और रिपेल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होती है। तो यहां से कंक्लूजन हमको क्लियर मिल जाता है कि अगर गोल्ड से निकलने पर या एटम से निकलने पर अल्फा डिफ्लेक्ट हुआ है, दैट मींस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, थर्ड में ये वो क्या कंक्लूजन था? वेरी फ्यू पार्टिकल्स, दैट मींस 1 आउट ऑफ 8000 डिफ्लेक्टेड एट नियर अबाउट 180 डिग्री एंगल। लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो 180 डिग्री के लगभग डिफ्लेक्ट हुआ। और जब वो 180 डिग्री के लगभग डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब ये है कि रिटर्न हो रहा है। दैट मींस द रिपल्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट नंबर ये डिनोट करता है कि अगर 8000 में से केवल एक वापस आ रहा है, 8000 में से एक के वापस आने का मतलब पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर है। ये हम पिछले में कंक्लूड कर चुके हैं। रिटर्न कर रहा है, वापस लौटा दे रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। बट नंबर ये इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है कि 8000 में से एक के आने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग है, प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये एक छोटे से स्पेस में होता है। दैट एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो कंक्लूजन क्या था कि 8000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल वापस लौटता है। दैट मीन्स the positive charge present inside the nucleus is very strong but concentrated in a narrow space. That narrow space is called nucleus of atom. और इसी एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स में के बेस पर या हम कहें इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर एक एटम के एक पार्ट जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। और वो डिस्कवरी की किसने? रदरफोर्ड ने। क्लियर? तो दिस इज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब जरा हम बात वो करते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि न्यूटन्स जो आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जो डिफ्लेक्शन हो रहा था इसमें अल्फा पार्टिकल्स का, अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बेस पे देखें, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में पूरे में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ था।
यानी कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आते सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर जाने चाहिए थे, कोई भी अल्फा पार्टिकल इससे स्ट्रेट पास नहीं होना चाहिए था, बट अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हुए। दैट मीन्स कंक्लूजन ये निकला कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और यही मेन रीजन था थॉमसन एटॉमिक मॉडल के फेल होने का। बट नाउ वी विल फाइंड दैट there are three conclusions that can be found from the alpha particle scattering experiment. Number one, most of the alpha particles will pass straight on their way. That means most of the space of atom is hollow. Second, some alpha particles are deflected. That means positive charge is present inside the atom. Third, about 1 out of 8,000 will return back. That means this positive charge is very strong but concentrate in a narrow region, and that narrow region is called न्यूक्लियस ऑफ एटम। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर एटम की एक नई थ्योरी रिप्रेजेंट की गई, एटम का एक नया मॉडल रिप्रेजेंट किया गया। दैट मॉडल इज कॉल्ड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि थॉमसन एटॉमिक मॉडल तो फेल हो चुका था, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ। बट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझने वाले हैं, जिसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहां पर जरा देखिए, हमने बात की इस एक पार्टिकल की कि ये जो एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल जाता है न्यूक्लियस के पास या एटम के अंदर, और ये वापस लौट आता है। बट ये न्यूक्लियस को हिट नहीं करेगा, ये पार्टिकल न्यूक्लियस को हिट नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाएगा और वहां से वापस आ जाएगा। तो जिस पॉइंट से ये वापस लौटा है, ये जितनी डिस्टेंस पर जाके ये न्यूक्लियस से वापस लौटा है, वो जो डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दैट मींस द मिनिमम डिस्टेंस near to the nucleus of atom up to which an alpha particle can strike। कम से कम वो डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर? देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते हैं। ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने क्या बताया कि ये आपका एक एटम है, अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो अबाउट 8000 में एक ऐसा होता है जो वापस लौट आता है, दैट इज अबाउट नियरली अबाउट 180 डिग्री। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये इसका सेंटर, तो ये न्यूक्लियस और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जहां से ये वापस लौटा था, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसी भी न्यूक्लियस के लिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर होगा, जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर रहा होगा, उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के जब बाहर था, ये अल्फा पार्टिकल बाहर चल रहा था, तो अल्फा पार्टिकल के पास केवल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये बाहर था तो इस अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल एटम के पास जाएगा, या हम यूं कहें कि एटम के अंदर एंटर करेगा, जैसे ही एटम के अंदर एंटर करेगा वैसे ही न्यूक्लियस का रिपल्सन फोर्स इस पर वर्क करेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है। रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, तो इस रिपल्सन फोर्स के कारण इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी। अगर इसकी वेलोसिटी कम होगी, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, बट वी नो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट तो ही होगी बेटा। तो जब ये इसके अंदर जाता है, तो इसके अंदर जाने पर क्या होता है कि रिपल्सन लगता है, तो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ए पोटेंशियल एनर्जी इज एस्टैब्लिश्ड इन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस सिस्टम। न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। हम यूं कहें कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगती है और पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे ये पास जाएगा,
काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और एट द लास्ट पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने के बाद मान लीजिए ये यहां तक पहुंचता है और यहां से ये वापस लौटता है, तो ये जो पॉइंट होगा यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इस पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज कंप्लीटली 0। काइनेटिक एनर्जी के कंप्लीटली 0 होने का मतलब क्या है कि जब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर जाएगा तो इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जब इसकी टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी देन उस इक्वेशन को यूज करके हम ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को फाइंड करेंगे। क्लियर? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल विल स्ट्राइक द एटम एंड अल्फा विल एंटर इनसाइड द एटम, then its kinetic energy will decrease due to the repulsion between alpha and nucleus, and potential energy will increase, and at the extreme point or at the location of distance of closest approach its kinetic energy is totally converted in potential energy। kinetic energy totally potential energy में convert हो जाएगी। तो अभी समझते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, दिया गया है रदरफोर्ड एक्सप्लेन Rutherford's experiment of alpha particle scattering can be used to find the size of nucleus. Suppose an alpha particle is directed towards the center of nucleus. As it approaches the positive nucleus, it experiences repulsive force and its kinetic energy starts getting converted into potential energy of the system. Therefore, the alpha particle slows down and at some distance, that is r0, from the nucleus it stops for a moment and then begins to retrace its path। यानी कि न्यूक्लियस के पास जाता है और एक कंडीशन में पहुंचने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, तो ये वहां पर कुछ मोमेंट के लिए रुकता है और फिर वापस लौटने लगता है। दिस डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से ये वापस लौटा, इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को अगर हमको फाइंड करना है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की कंडीशन में देखिए क्या इक्वेशन बन रही है हमारी, फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहां पर देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखिए ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय Ze, एंड सपोज ये अल्फा पार्टिकल जाता है एंड फ्रॉम हियर इट विल रिटर्न, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज r0। क्लियर? अल्फा पार्टिकल, अल्फा का मतलब होता है 2He4, 2He4 का एक सिंपल सा मतलब है कि इसका जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ अल्फा इज इक्वल होता है चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन, दैट मींस प्लस 2e। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, केवल प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो जो अल्फा है, अल्फा हीलियम का न्यूक्लियस है, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन का चार्ज दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर हम इस कंडीशन में इसको अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में अप्लाई करने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। दैट मींस आपने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, U इज इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो अगर हम यहां से अप्लाई करते हैं तो Q1 क्या है, अल्फा है, दैट मींस 2e इनटू प्रोटॉन क्या है, सॉरी Q2 क्या है, न्यूक्लियस है, Ze/r0। अगर आप यहां से r0 की वैल्यू फाइंड करते हो तो r0 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2Ze²/k। दिस is the formula to find the distance of closest approach, or we can say the size of nucleus in any atom। जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है वो लगभग न्यूक्लियस के साइज के इक्वल होती है, तो उसको फाइंड करने का ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से हमको एक कॉमन रिलेशन मिलता है, दैट मींस
जो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी कि जब आप अल्फा पार्टिकल की बात करते हो तो कोई भी अल्फा पार्टिकल जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से एटम को हिट करेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतनी कम होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा एनर्जी से जाएगा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के उतना ज्यादा पास जा सकता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम लौट के आते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट यानी कि जो आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हुआ था, और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमको क्या करना है, हमको एक नया मॉडल रिप्रेजेंट करना है। दैट मॉडल इज कॉल्ड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर? अब बेटा देखिए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या है। रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन दिया तो वहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, और एक फैक्ट तो क्लियर हो गया कि जो एटम है वो उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर एक छोटे से स्पेस में होता है, छोटे से स्पेस में होता है, उसी स्पेस को नाम दिया गया न्यूक्लियस। बट दूसरा फैक्ट ये भी था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज उसके स्पेस पर फोकस है एक छोटे से स्पेस में, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। तो नेगेटिव चार्ज का जो अरेंजमेंट था यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके अरेंजमेंट को शो किया रदरफोर्ड ने, और जो अरेंजमेंट था दैट द कंप्लीट थ्योरी इज कॉल्ड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या था इनके एटॉमिक मॉडल में? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड रिप्रेजेंट ए मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या था इस मॉडल के अकॉर्डिंग? नंबर 1, एटम इज ए hollow spherical construction in which all the positive charge is concentrated in a small region at the center of atom. This is called nucleus. Clear? ये जो हमको कंक्लूजन मिला था हमने वही कंक्लूजन ले लिया थर्ड वाला कि एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसके सेंटर पर कंसंट्रेट होगा एक नैरो रीजन में, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब बात करते हैं आगे। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इनका मानना यह था कि एटम है, एटम के सेंटर पर यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होंगी, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स में। बट वी नो फॉर द सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, बात उसकी भी करनी है। तो इनका मानना यह था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, वही अट्रैक्शन फोर्स किसका वर्क करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क करेगा। तो सेकंड थ्योरी यही है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स and the required centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus. एक सिंपल सी बात थी, अगर हम इसको थोड़ा डिफाइन करना चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं mv² इज इक्वल 1/4πε0 into Z E into E. Ze is the charge of nucleus and E is the charge of electron upon r². This is the formula for centripetal force required by the electron when it will revolve around the nucleus in atom. तो एक सिंपल सा हमको लॉजिक मिल गया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इसको मिल जाता है, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन से। थर्ड इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस सो दैट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम बात पहले ही कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के टोटल चार्ज के इक्वल होगा ताकि जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, फोर्थ और द इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इस मॉडल के लिए, फेल भी हुआ ये मॉडल।
इसी पॉइंट की बेस पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रिलीजेस स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअसली। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी गलती रदरफोर्ड की जो इनके मॉडल को फेल करा गई। वो गलती क्या थी? इन्होंने बोल दिया कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होगा वो कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम को रिलीज करेगा। बट जब एटम के स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअसली रिलीज करेगा तो कंटिन्यूअसली रिलीज करने का मतलब क्या है कि जो आपका स्पेक्ट्रम है वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ बैंड है, उस बैंड में कोई भी आपकी वेवलेंथ मिस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वेवलेंथ 4000 से लेके 6000 तक की अगर हम बात करते हैं, किसी भी एटम की जो कैपेसिटी है 4000, मिनिमम जो वेवलेंथ है 4000 रिलीज करता है, मैक्सिमम जो वेवलेंथ है 6000 रिलीज करता है, तो 4000 से 6000 के बीच की सारी वेवलेंथ होनी चाहिए थी। क्लियर? लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, तो ये मॉडल फेल हुआ। फेलियर की भी हम बात करेंगे। तो अभी तो हम केवल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। क्या है मॉडल में? फोर्थ पॉइंट क्या था? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल रिलीज इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअसली। क्लियर? अब ये जो इनका पॉइंट था, ये पॉइंट या हम कहें ये थ्योरी इनकी गलत हो गई, यानी कि इनका मॉडल भी फेल हुआ। तो क्या लिमिटेशंस थी, क्या ड्रॉबैक्स थे इन मॉडल के, वो भी बात करेंगे। सबसे पहला ड्रॉबैक, द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ spectrum of electron should follow a spiral path and finally it should collapse into the nucleus। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या बोला गया कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रेगुलर रेडिएशन रिलीज करेगा। रेगुलर रेडिएशन रिलीज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कम होगा, बट न्यूक्लियस तो इस पर उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इसका एनर्जी लेवल कम होगा, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता रहेगा। तो क्या होगा? धीरे धीरे इसका जो पाथ है वो स्पाइरल होता जाएगा एंड इन लास्ट इट विल कोलाइड और इट विल कोलैप्स विद द न्यूक्लियस। और जैसे ये कोलैप्स करेगा, एग्जिस्टेंस जो था आपका न्यूक्लियस का, जो एटम का एग्जिस्टेंस था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम वही जो थॉमसन के में भी थी कि वो भी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये भी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रीजन, लगातार एनर्जी रिलीज होगी तो पाथ स्पाइरल पे इलेक्ट्रॉन वीक पड़ता जाएगा, अट्रैक्शन हावी होता जाएगा और पाथ स्पाइरल होगा, धीरे धीरे ये उसके पास आता जाएगा एंड एट लास्ट इट विल हिट द न्यूक्लियस और एग्जिस्टेंस खत्म। सेकंड ड्रॉबैक क्या था? वो भी इसी से रिलेटेड है। सेकंड ड्रॉबैक, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज कंटिन्यूअस बट प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लाइन। इन्होंने ये बोला कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रिलीज करता है, यानी कि सारी की सारी वेवलेंथ होनी चाहिए। बट जब एटम के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया, हाइड्रोजन या अदर गैसेस के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया, तो उस स्पेक्ट्रम में हमको ये मिला कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होने का मतलब क्या है कि स्पेक्ट्रम की रेंज में अगर हम बात करें तो बीच बीच में से कुछ वेवलेंथ मिसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की कि कंटिन्यूअसली अगर रिलीज करता है, मिनिमम वेवलेंथ मान लीजिए आपकी 6000 है, मैक्सिमम हमने बोल दिया कि मैक्सिमम वेवलेंथ इसकी, ये मिनिमम वेवलेंथ थी किसी एटम के स्पेक्ट्रम की, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो कंटिन्यूटी ये कहती है कि 6000 से लेकर 9000 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि इसके बीच में 3000 वेवलेंथ है, तो 3 की 3000 वेवलेंथ हमको मिलनी चाहिए, तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है। बट रियलिटी में क्या था कि जब इसके स्पेक्ट्रम को किसी भी एटम के लिए अगर ऑब्जर्व किया जाए, मान लो 6000 से 9000 इसकी रेंज थी, तो बीच बीच में मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम का था, 6001 का था, 6002 का था, 6003, 4, 5 का था, मान लो 6-7 गायब हो गए। तो बीच बीच में कुछ स्पेक्ट्रम, कुछ वेवलेंथ मिसिंग थी, और जब वो वेवलेंथ मिसिंग थी तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को बोला गया डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन्ड स्पेक्ट्रम। बट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए था वो कंटिन्यूअस होना चाहिए था, तो स्पेक्ट्रम के बेस पर भी ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि ये स्पेक्ट्रम को भी डिफाइन नहीं कर पाया। क्लियर? तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए, थॉमसन का भी एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, रदरफोर्ड का भी एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। जब इन दोनों के एटॉमिक मॉडल फेल हो गए तो इन्हीं मॉडल्स को, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ऑब्जर्व किया बोर ने, नील्स बोर ने, और नील्स बोर ने जब इनके मॉडल को ऑब्जर्व किया तो इनके मॉडल को स्टडी करने के बाद, कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड उन्होंने एक नई थ्योरी रिप्रेजेंट की,
दैट थ्योरी और दैट मॉडल इज कॉल्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल। याद रखिएगा, बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में केवल उन्हीं ऑप्शंस को या उन्हीं पोस्टुलेट्स को करेक्ट किया जहां पर रदरफोर्ड से गलतियां हुई थी। बाकी के जो कॉन्सेप्ट सही थे वो इन्होंने भी यूटिलाइज किए। बोर्स एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या है, वन बाय वन समझिए। देखिए ये तो वही दिया है, बोर सजेस्टेड मॉडल ऑफ एटम इन 1930, द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। नंबर वन क्या है, इन एटम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द heavy positively charged nucleus. The centripetal force is required for the electron is provided by the attraction force exerted by the nucleus on it. एक सिंपल सा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो भी सही था सबको एक ही पोस्टुलेट में समराइज कर लिया। क्या कि एटम के सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और रिवॉल्व करने के लिए जो इनको फोर्स चाहिए वो फोर्स इनको इनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन से मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए। क्लियर। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब यहां पर समझिए रदरफोर्ड से गलती क्या हुई, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट थी उसको क्लासिफाई, उसको फिक्स नहीं किया था, इन्होंने उसको भी फिक्स किया। इन्होंने बड़ी समझदारी से खेला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में जा सकता था, तो इन्होंने फिक्स कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कहीं भी घूम सकता है। हर इलेक्ट्रॉन की एक रेंज होगी, एक डेफिनेट ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा और उस ऑर्बिट को उसकी ग्राउंड ऑर्बिट बोला जाएगा। ग्राउंड ऑर्बिट के लिए कंडीशन क्या थी, मोमेंटम कंडीशन को इन्होंने इसमें यूज किया। क्या कंडीशन थी, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व around the nucleus only in those circular orbits in which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi and electron can revolve in stationary orbit without radiating energy। यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h upon 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एंगुलर मोमेंटम h upon 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब एक सिंपल सा लॉजिक, mvr ये होता है एंगुलर मोमेंटम, जहां पर m इलेक्ट्रॉन का मास है, v इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग वेलोसिटी है, r ऑर्बिट की रेडियस है, दिस कैन बी इक्वल nh अपॉन 2 पाई। ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। दैट मींस सिंपली इस फॉर्मूले को यूज करके हम जब फाइंड करेंगे n की जो वैल्यू आएगी दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एटम में एंगुलर मोमेंटम 1h अपॉन 2 पाई आता है तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, 2h अपॉन 2 पाई आता है तो सेकंड ऑर्बिट में, 3h अपॉन 2 पाई आता है तो थर्ड ऑर्बिट में। यानी कि इस फॉर्मूले से n की जो वैल्यू आएगी वही ऑर्बिट का नंबर होगा। इसको अगर हम बोलें तो बोर्स मोमेंटम लॉ भी बोलते हैं, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर n एक इंटीजर नंबर है, यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को क्वांटाइज कर दिया। दिस इज कॉल्ड द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। n इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ऑर्बिट और वी कैन से इट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहां से क्लियरली उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट फिक्स होगी और एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। जौन सा मल्टीपल आएगा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए इन एनी केस आगे हम बात करेंगे कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपकी वैल्यू n इज इक्वल आ जाती है 3.6 या इवन 3.9, तो अगर बेटा वैल्यू ये भी आ जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, ये याद रखना, क्योंकि जब तक इसका मोमेंटम एग्जैक्ट 4 नहीं हो जाता तब तक ये फोर्थ में नहीं जाएगा। वैसे तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है लेकिन कभी कभी सॉल्व करते टाइम n की वैल्यू पॉइंट्स में भी आ जाती है, और जब n की वैल्यू पॉइंट्स में आती है तो कंडीशन हमारे पास वही है कि हम राउंड ऑफ करते हैं और जो लोअर नंबर है लोअर नंबर पर उसको लेके आते हैं। सेकंड पोस्टुलेट हमने भी पढ़ा, क्या था, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व around the nucleus in an orbit in which their angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi
थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। थर्ड क्या है? द एनर्जी इज रेडिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू इट्स स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए सिंपल ही, सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी ग्राउंड ऑर्बिट में होगा तो रिवॉल्व करेगा बट एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब बात ये आती है कि अगर एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा तो एटम का स्पेक्ट्रम आया कहाँ से? तो उसके लिए इन्होंने थर्ड पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी तब रेडिएट करेगा, तब स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा। अब ये एक्साइटेड स्टेट क्या है वो समझिए। मान लीजिए ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये ऑर्बिट्स हैं। कोई इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर इस एटम को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी जाए तो जब एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस एनर्जी को गेन करता है एंड एनर्जी गेन करने के बाद इट विल जंप टू द हायर ऑर्बिट। ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो जब किसी एक्सटर्नल सोर्स से मिलने वाली एनर्जी को गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी हायर ऑर्बिट में चला जाता है, अपनी ग्राउंड ऑर्बिट को छोड़ के, देन दैट स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। बट ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये वहां पर लॉन्ग टाइम तक नहीं स्टे कर सकता, क्योंकि एनर्जी तो इसको मिल गई। हर ऑर्बिट की एक डेफिनेट एनर्जी लेवल होता है और बोहर ने क्वांटाइजेशन कंडीशन अप्लाई कर रखी है। उन्होंने ये कहा कि केवल एनर्जी से काम होने वाला नहीं है, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए हर इलेक्ट्रॉन का एक मोमेंटम होना चाहिए। तो जब ये जंप करके हायर ऑर्बिट में जाता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम वहां पर मैच नहीं करता, देन इट विल रिटर्न बैक। ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एनर्जी को गेन करने के बाद एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन ये वापस लौटेगा। जब ये बेटा वापस लौटेगा तो वापस लौटते टाइम ये सारी मोह माया त्याग देगा, यानी कि जितनी भी इसको एनर्जी मिली थी एक्सटर्नल सोर्स से, ये सारी की सारी एनर्जी क्या करेगा? फिर से रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो देखिए वही क्लियरली मेंशन किया गया है, द एनर्जी इज रेडिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिटर्न्स टू इट्स स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, दैट मींस फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में ये वापस आता है व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद लोअर से हायर में जंप कर चुका था। अब ये वापस लौटता है और वापस लौटते टाइम ये एनर्जी रेडिएट करता है। कितनी एनर्जी रेडिएट करता है? उसके लिए भी एक लॉजिक था, इट विल रेडिएट द एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये फॉर्मूला भी दिया है। इफ EI एंड EF are the energies of stationary and excited orbits, then the frequency nu of emitted or absorbed radiation is given by, यानी कि अगर एटम का जो रेडिएशन है या एटम का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो एनर्जी लेवल्स, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहा है, EF और EI, हायर एनर्जी लेवल EF और लोअर एनर्जी लेवल EI, तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल EF माइनस EI। क्योंकि जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो जो स्पेक्ट्रम होगा उस स्पेक्ट्रम की एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी को के टर्म्स में अगर हम बात करें तो E इज इक्वल होता है h में। तो ये कंडीशन भी है, कितनी एनर्जी रिलीज करता है? E इज इक्वल EF माइनस EI, और यहीं से हमको रिलेशन मिलता है h nu इज इक्वल EF माइनस EI। दिस इज कॉल्ड द बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो अब समझ लीजिए सेकंड जो पोस्टुलेट था दैट इज कॉल्ड द बोहर्स मोमेंटम या क्वांटाइजेशन कंडीशन। थर्ड जो है दिस इज कॉल्ड बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? EF माइनस EI बाई h। तो ये तीन पोस्टुलेट्स हैं, चाहे तो हम इनको पॉइंट वाइज तो 4 या 5 भी बना सकते हैं, बट इंपॉर्टेंटली ये तीन है। नंबर 1, ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is concentrated in a small region, narrow region, that is called nucleus. Electron will revolve around that in circular orbits. देखिए फास्टली एक बार फिर से पढ़ लेते हैं पूरे को। पहला क्या दिया है? In atom negatively charged electron revolves in circular orbit around the nucleus, and the required centripetal force is provided by the attraction between electron and nucleus.
Second, electron can revolve in a orbit in which their angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. कंडीशन लगा के फिक्स कर दिया है, अब इलेक्ट्रॉन चाहे भी तो स्पाइरल नहीं बना सकता क्योंकि अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, ऑर्बिट फिक्स है, ये एनर्जी रेडिएट करेगा नहीं, कंडीशन मेंशन की है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, यानी कि एनर्जी अगर लो नहीं होगी तो इसकी ऑर्बिट की रेडियस भी कम नहीं होगी और ये उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्राउंड ऑर्बिट। ये मोमेंटम या क्वांटाइजेशन कंडीशन है। थर्ड क्या था? थर्ड कि इलेक्ट्रॉन जब वापस लौटता है एक्साइटेड स्टेट से तब एनर्जी रिलीज करता है, वो जो एनर्जी होती है वो उन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होती है। अगर हम इसको यूज करके फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन फाइंड करते हैं तो वो आती है न्यू इज इक्वल EF माइनस EI अपॉन H एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशंस। क्लियर?